डिस्कसिंग अप टू ओम्स लॉ, याद है? सो आज ओम्स लॉ के आगे जाएंगे। ओम्स लॉ में मैंने ध्यान से स्क्रीन पे देखो एक बार, ये ग्राफ तक आई थिंक करवा दिया था। ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ है इट इज अ वी वर्सेस आई का ग्राफ है। वी जो है वोल्टेज अप्लाइड वो वाई एक्सिस पर था और करंट वाज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ग्राफ में मैंने आपको समझाया था कि जो स्लोप होगा, स्लोप से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो क्योंकि जो स्लोप है वो T2 पे ज्यादा था कंपेयर टू T1, मतलब रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर इज मोर देन रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर। इसमें हमने समझाया था कि T2 ग्रेटर देन T1 होता है, ये पॉइंट किया था कल। ओके, उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये देखो लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिख रहा है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। ये जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ना, यूजुअली आपको अपने टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलेगा यूजुअली है, लेकिन अगर जेई या नीट के लिए एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ का। जे दिख रहा है? जे इज अ करंट डेंसिटी, मतलब इट इज करंट अपॉन एरिया। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड। सिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है एक्चुअली, जे इक्वल सिग्मा ई। जैसे मैंने लिखा है इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर आपको देखना है कि सर ये कैसे आता है, जे इक्वल सिग्मा ई कैसे आता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सी डू इट। एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है, J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। जिनको भी देखना है कि ये कैसे आती है, प्लीज लुक एट इट। ये देखो, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर के ऊपर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ना, वो V है। ठीक है, इस वायर का जो लेंथ है, लेंथ L है। ओके, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया ना आपने, इस वायर में से करंट फ्लो होगा, राइट? वो करंट है I। I इज अ करंट इन दिस वायर। ठीक है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है। सो मैं ओम्स लॉ अगर लगाऊं तो V इक्वल्स टू I इंटू R लिख सकते हैं, बराबर? V इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस है ना R, उसको लिखेंगे रो L बाई A। ये भी मालूम है आपको, L इज अ लेंथ ऑफ दिस कनेक्टर ना, L को आप उधर शिफ्ट करेंगे, V बाई L I रो बाई A। अभी V बाई L दिख रहा है? V is a potential difference applied, L is a distance. It is similar to V by D. V by D की जगह यहाँ पे V by L है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, V by L करके जो करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ना V by D से, वैसे V by L से यहाँ पे E होगा। E is the electric field which you have applied on this wire. इस वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो है V by L। I upon A क्या रहता है याद है? I upon A is denoted by J symbol। रो क्या है? रो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को हम लोग 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी रो इज सेम एज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन सिग्मा लिख रहा हूं मैं। सिग्मा कंडक्टिविटी है, ये आपको मालूम होगा। 1 अपॉन कंडक्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ना, तो वैसे 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी। तो बस हो गया, अभी सिग्मा वजह शिफ्ट करो, आ गया J इक्वल टू सिग्मा ई। ये भी कुछ नया चीज अगर आपको लग रहा है कि सर नया है, हमने पहले तो बताया नहीं ये चीज, इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट और जेई के एमसीक्यूज में या बुक्स में ये होता है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए सेफ साइड, ये भी होता है। जे इज गिवन बाय सिग्मा टाइम्स ई। जे करंट डेंसिटी है वायर का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन दिस वायर। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अंदर वायर के अंदर। थोड़ा ध्यान में रखो इस फॉर्मूला को। ओके,
अच्छा, कल हम लोग शायद कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाउट्स करने वाले हैं, याद है? कल की मतलब आने वाले कल में। प्लीज अगर अभी भी आपने एमसीक्यू स्टार्ट नहीं किए हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा होगा ना, तो अगर स्टार्ट नहीं किए तो अभी भी कर लो, आज का दिन भी है। टुमारो वी विल सॉल्व स्ट्रिक्टली ओनली द एमसीक्यू डाउट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स। ओके, क्लियर है दिस? हो गया? चलो मैं नेक्स्ट एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। इलेक्ट्रो सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ये नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। ये देखो, सपोज एक वायर है जिसका लेंथ है L1 और इसका रेजिस्टेंस है R1। लेंथ L1, रेजिस्टेंस R1। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 is given by रो L1 by एरिया। ये थी ना फॉर्मूला, R इक्वल रो L by A, वो। अब सपोज इस वायर को हमने स्ट्रेच किया, ऐसे हाथ से पकड़ के स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने पर आपको नो डाउट इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ विल इंक्रीज, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज। तो लेंथ और एरिया चेंज हो जाएंगे। लेंथ और एरिया चेंज होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब इस वायर का रेजिस्टेंस R2 हो गया सपोज। सो R, इधर A1 लिखा है एरिया, R2 जो है इट विल बी गिवन बाय रो L2 बाय A2। रो चेंज नहीं होगा। रो क्यों? रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। स्ट्रेच करने पे मटेरियल थोड़ी चेंज होगा, वायर का मटेरियल वही है ना। तो रो डज नॉट चेंज एज द रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगी, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 द होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये फॉर्मूला हम लोग समझ सकते हैं कैसे आया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू नो ऑलरेडी दिस फॉर्मूला, इट्स ओके। नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलो, मैं इसको प्रूफ करके दे सकता हूँ, ठीक है? मालूम है ये फॉर्मूला? देखो समझ में आ रहा है कैसे है ये? नहीं सर। अच्छा, नहीं समझ रहा है? आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये A1 A2 कहाँ गए फिर? एरिया ही नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ, वही वही सर। हाँ वही वही, ठीक है। तो थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं, बाकी आपको फिर खुद करना है। देखो, जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो ना तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है और वायर थोड़ी सी पतली भी हो जाती है, थोड़ी थिन हो जाती है खींचने पर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। तो लेंथ बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, ठीक। लेंथ और एरिया तो चेंज हो रही है, लेकिन हम लोग ऐसे यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वायर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, ऐसे अज्यूम करते हैं हम लोग, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। रियलिटी में पता है क्या होता है? रियलिटी में वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत चेंज होता है खींचने पर। वो आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा, पॉइसन्स रेशो करके टॉपिक है, पॉइसन्स रेशो। तो वॉल्यूम भी चेंज होता है एक्चुअली, बट यहां पर हम लोग उसको मानेंगे कि ऑलमोस्ट नहीं चेंज होता है। वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा ही चेंज होता है, ज्यादा नहीं चेंज होता है। यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ऑलमोस्ट। तो एक बात, वॉल्यूम ऑफ द वायर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला L इंटू ए। लेंथ इंटू एरिया करो, उससे वॉल्यूम मिलता है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम ये रहेगा L1 इंटू A1। L1 A1 इज इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ये रहेगा L2 इंटू A2। L2 into A2 is a final volume. L1 into A1 is the initial volume of the wire. ये दोनों इक्वल लेने हैं। इसमें से आप थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो आपको एक फॉर्मूला आएगी, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये फॉर्मूला आएगी, ठीक है? तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को, दिख रहा है ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। उसमें आप A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 ये यूज करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगी, ठीक है? जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे डिराइव ही करना है, डेरिवेशन देखना ही है कैसे ही आएगी, तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, आप खुद डिराइव करने की कोशिश करो ना बाद में, क्या होता है?
ये फॉर्मूला आ जाएगी अल्टीमेटली। तो देखो इस फॉर्मूला में से क्या पता चल रहा है कि जब आप वायर को खींचते हो ना तो उसका लेंथ डेफिनेटली इंक्रीज होता है। L2 विल बी ग्रेटर देन L1, लेंथ बढ़ता है ग्रेटर देन L1, L2 अपॉन L1 विल बी ग्रेटर देन 1, ना रेशियो L2 by L1 ग्रेटर देन 1 होगा, तो R2 अपॉन R1 भी ग्रेटर देन 1 होगा, इट मींस R2 ग्रेटर देन R1 आएगा। लेंथ खींचने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये एमसीक्यू कुछ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में एमसीक्यू आ सकते हैं। अभी फाइनल फॉर्मूला यूज हो सकती है, ये जो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताई A1 अपॉन A2 इक्वल टू L2 by L1, ये भी यूज हो सकती है एमसीक्यू में। तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। तो फॉर्मूला क्या बन रही है वो थोड़ा लास्ट में याद रखो। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 द होल स्क्वायर। इस जैसे फॉर्मूला में स्ट्रेच न्यूमेरिकल किया से है एमसीक्यू हो सकते हैं। हाँ बोलो। सर, स्ट्रेच किया जैसे वैसे कंप्रेस भी कर सकते हैं वायर को। यूजुअली मेटल वायर को आप कंप्रेस तो नहीं कर सकते। देखो अगर वायर लोगे उसको कंप्रेस करोगे तो वायर कंप्रेस नहीं होगी, बेंड हो जाएगी। यूजुअली ऐसा होता है कि आप कंप्रेस करने की प्रैक्टिकली आप ट्राई करो कंप्रेस करने का, वो कंप्रेस नहीं होगी, बेंड हो जाएगी वो। लेकिन सोचो अगर हम लोग मान ले कि आपने वायर को बेंड किया, अंडर प्रॉपर कंडीशंस लगा के उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पे लेंथ उसका कम हो जाएगा, तो एरिया बढ़ना चाहिए आइडियली। लेंथ कम होगा एरिया बढ़ेगा, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है। उसमें भी वही होगा, कंप्रेस करने पे भी फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। फॉर्मूला वैलिड है तभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं वैलिड है। लेकिन यूजुअली जब वायर को कंप्रेस करते हो तो वो कंप्रेस होती नहीं है, वो बेंड हो जाती है, दैट इज अ प्रॉब्लम। यस सर। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, हाँ तो इसमें समझ गए ये फॉर्मूला ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, नेक्स्ट ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। ठीक है, देखो यहां पर जो ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप एक बार उसको आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम एंड रीड इट। इसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डाउटफुल है, तो बोलो, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, समझा क्या? कुछ डाउट है इसमें? स्टूडेंट इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। पूरा क्लियर है ना? ये सब मालूम होगा, आई एम श्योर, बेसिक पॉइंट्स है ये। ठीक है, नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है थर्मिस्टर। कल मैंने थर्मिस्टर बताया था, कल एक बार थर्मिस्टर वर्ड आया था कल के लेक्चर में। थर्मिस्टर एक ऐसा मटेरियल है जो मैंने कहा था कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट्स अ नॉन ओमिक मटेरियल। थर्मिस्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो रिगार्डिंग थर्मिस्टर जो पॉइंट याद होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली। एक बार अभी पढ़ लो ये पॉइंट्स रिलेटेड टू थर्मिस्टर, फिर भी कुछ डाउट है तो आप बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्मिस्टर्स ऐसे मटेरियल है जिनका अल्फा हाई होता है। अल्फा जो नहीं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये हाई होता है। अगर किसी मटेरियल का अल्फा हाई है
इसका मतलब है उस मटेरियल में क्या होगा कि टेम्परेचर जब स्लाइटली चेंज होगा, रेजिस्टेंस विल चेंज बाय लार्ज अमाउंट। ये देखो, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, ये चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो अल्फा हाई होता है। अल्फा हाई मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी टेम्परेचर स्मॉल चेंज होने पे भी, इसलिए इनको थर्मोमीटर्स बनाने में यूज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर की जो चेंज है उसको ये इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। थर्मिस्टर बनते कैसे हैं? यूजुअली मेटल के ऑक्साइड से बनते हैं, निकिल, फेरस, कोबाल्ट। जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड से बनते हैं। जब आप मेटल का ऑक्साइड लेते हो ना, तो वो मेटल नहीं रहता है। मेटल ऑक्साइड इज नॉट अ मेटल। मेटल ऑक्साइड्स में मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं रहती है, कम हो जाती है वो। थर्मिस्टर्स आर मेड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। बस ये थोड़ी सी पॉइंट है, अगर आप इसको भी ध्यान में रखोगे इतना काफी है थर्मिस्टर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी ये भी हमें शायद सुना होगा, टेक्स्ट बुक में है ये टॉपिक 11th में। तो थोड़ा ये पढ़ लो एक बार, नहीं समझ में आया तो आप बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। ग्राफ में जो ये रो लिखा हुआ है ना, वो रो मतलब रेजिस्टेंस है एक्चुअली। यहाँ पर रो मतलब रेजिस्टेंस ही है एक्चुअली। या सो थर्मिस्टर और सुपर कंडक्टिविटी दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 11th स्टैंडर्ड में थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इन टॉपिक्स का। थर्मिस्टर या सुपर कंडक्टिविटी में कुछ डाउट है? सर ये 4.2 के। ये मर्क्यूरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है ना जिसपे रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल सडनली जीरो हो जाती है, तो वो मर्क्यूरी के लिए 4.2 केल्विन है। देखो 4.2 केल्विन एक्चुअली काफी लो टेम्परेचर है। आपको मालूम है 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, जो काफी लो टेम्परेचर है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से खाली 4 केल्विन ऊपर है, मतलब खाली 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है एक्चुअली। तो 4.2 केल्विन इज एक्चुअली वेरी लो टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पर जब हम लोग मर्क्यूरी को लेके जाते हैं, तो पहले तो मर्क्यूरी जम जाएगा, पूरा फ्रीज हो जाएगा। ओके, उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और 4.2 केल्विन पे आने पर उसका टेम्परेचर तो काफी कम होगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा 4.2 केल्विन पर। तो क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है फिर। 4.2 उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है मर्क्यूरी का। वैसे ही जो लेड लिखा है, लेड पीबी, उसका 8.1 केल्विन है, थोड़ा हाई है। इतने टेम्परेचर पे 8.1 केल्विन थोड़ा हाई है, 4 केल्विन के कंपैरिजन में हाई है। लेकिन 8.1 केल्विन भी अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो काफी लो टेम्परेचर है 8.1 केल्विन भी। 8.1 केल्विन पे ही जो लेड है ना, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। याद नहीं करना है, मर्क्यूरी का भी याद किया चलेगा उतना। मर्क्यूरी सबसे पहले डिस्कवर हुआ था एज ए सुपर कंडक्टर। 4.2 केल्विन है मर्क्यूरी का। बालाजी बोल रहे हैं कि ऐसा सडनली डिक्रीज क्यों होता है? देखो समझा सकता हूं मैं, लेकिन अब आप समझेंगे कि थोड़ा ध्यान देना। आपको ये मालूम है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होती क्यों है? वायर में रेजिस्टेंस क्यों होती है? जब किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं वायर के अंदर, वो एटम्स के साथ टकराते हैं, या एटम की वजह से वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, या एटम उनको अपोज करता है। वही सब ऑपोजिशन जो है गिवन बाय एटम्स,
उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये जो लो टेम्परेचर है ना, जो 4.2 केल्विन है, ये इतना लो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर तक आते आते होता क्या है कि जो एटम्स है ना, एटम्स अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं। देयर इज अ थर्मल वाइब्रेशनल ऑफ द एटम्स इनसाइड द वायर। वो वाइब्रेशन ऑफ द एटम ऑलमोस्ट रुक जाती है 4.2 केल्विन पे। जो लो टेम्परेचर है ना, ये 4.2 वगैरह, इस पे आते आते एटम्स की वाइब्रेशन रुक जाती है। एटम्स ऑलमोस्ट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग। तो इनके बीच में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बना लेते हैं एंड कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम बंद हो जाता है ये टेम्परेचर पे। क्योंकि एटम वाइब्रेट ही नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बना के निकल लेते हैं बीच में से। तो एटम और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट आपस में कोलाइड ही नहीं होते हैं, क्योंकि कोलिजन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी नहीं मिलेगी। फिर होता ये है एक्चुअली। थोड़ा बहुत समझा क्या क्या बोला मैंने? ओके, चलो, आई होप ये क्लियर है। हाँ, वेरी क्लियर। ठीक। सर यहाँ पर सिग्मा को रेजिस्टेंस लिया है आपने? हाँ, सिग्मा नहीं, वो रो है भाई, तू सिंबल में ही गड़बड़ कर हाँ, रहा है। रो। हाँ, रो मैंने ऐसे रेजिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस ही है वो, और कुछ नहीं है वो। ओके सर। अगर रेजिस्टिविटी भी होगा तो भी चलेगा ना। रो अगर आपको लगता है रेजिस्टिविटी होता है तो भी चलेगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है। इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ की वायर, यूनिट एरिया वाली वायर, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फिलहाल आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ स्टूडेंट। अब देखो आपकी स्क्रीन पे ये जो लिखा हुआ है, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ली जाती है, पैरेलल में कैसे होती है, वो आपको मालूम है। सीरीज पैरेलल तो मालूम है आपको। फिर भी अब एक बार इसको रीड कर लो, देखो कुछ न्यू पॉइंट है तो पता है, बोलो मैं से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर रीड दिस वंस। या कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसके बाद देखो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्यूब है ये। इफ यू लुक एट इट, ये क्यूब है। क्यूब में ना टोटल 12 साइड्स होते हैं। क्यूब हैज 12 साइड्स। चार जो साइड्स हैं वो टॉप पे होते हैं, चार साइड्स बॉटम में होते हैं, और चार वर्टिकल साइड्स होते हैं। क्यूब हैज टोटल 12 साइड्स। ये देखो यहाँ पे क्यूब है, इसकी जो 12 साइड्स है ना, हर एक साइड में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, देखो। और सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। ऑल द रेजिस्टेंस आर हैविंग सेम वैल्यू। दिख रहा है, स्मॉल आर लिखा है। स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग, मैं नाम देता हूँ स्केलेटन क्यूब कहते हैं इसको कभी कभी, या ये हम लोग ने सब इसको नेम दे दिया है स्केलेटन क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ए और एफ पॉइंट को देखो। लुक एट द पॉइंट ए और एफ। ए और एफ जो पॉइंट है ना, वो डायगोनली ऑपोजिट है एक दूसरे के, डायगोनली ऑपोजिट। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, इफ यू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ पॉइंट, यहां पे लिखा हुआ है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। मतलब अगर ए और एफ पॉइंट के बीच में हमने सर्किट कनेक्ट किया है, ए और एफ के बीच में कनेक्शन है, तो ए से एफ तक जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, वो इतनी मानी जाती है, 5/6R। अगर आपको इसका किसी का प्रूफ चाहिए, आप बोलो, मैं प्रूफ करके दे सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वी कैन नॉट प्रूव। ठीक है, तो ए और एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, वो है 5/6 ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर दिख रहा है,
स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द साइड्स। ए और एफ दिख रहा है, ए और एफ पॉइंट, ए और एफ पॉइंट है ना, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, इट्स अ डायगोनल ऑफ द बॉडी, बॉडी डायगोनल होगा ना, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ए और एफ। बिटवीन ए एंड एफ रेजिस्टेंस इज 5/6 ऑफ आर। अच्छा, अभी ए और एफ छोड़ दें, अगर हम लोग ए और सी ले लें, लुक एट द ए एंड सी, ए और सी को देखो, ए सी ले लें, ठीक है, तो ए और सी देखो फेस डायगोनल है, ए सी इज अ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल पे बिटवीन ए एंड सी पॉइंट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3/4 ऑफ आर, ठीक है। और अगर हम लोग ए और बी के बीच में निकालें, लुक एट द ए एंड बी पॉइंट, ए और बी एडजेसेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं ए एंड बी, तो बिटवीन ए एंड बी अगर आप इसका पूरा रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो आएगा 7/12 ऑफ आर। अगेन आई एम सेइंग, जो भी फॉर्मूला आपको दिख रही है ना, प्रूफ हो सकती है, प्रूफ करने के लिए किरचॉफ लॉ लगाना पड़ता है, किरचॉफ लॉ। विद द हेल्प ऑफ सिंपली किरचॉफ लॉ दिस फॉर्मूलास कैन बी प्रूवन, ठीक है। प्रूफ चाहिए तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज यू कैन कीप इट इन योर माइंड एंड यू कैन गो अहेड आल्सो, ठीक है। ओके, सो आकांक्षा है सेइंग कि सर एक का प्रूफ आप करा दो, बाकी हम लोग फिर भी थोड़ा सा खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात बताऊं, जो सबसे इजी प्रूफ है ना, सबसे इजी फर्स्ट वाला प्रूफ है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका प्रूफ फिर भी सबसे इजी है, सेकेंड और थर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करता हूं, आप बोलो तो मैं सेकेंड करा देता हूं, फर्स्ट आप खुद ट्राई करना फिर, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई दिस प्रूफ। एक सेकेंड जस्ट, देख लो आप लोग भी कैसे ये चीजें प्रूफ हो सकती हैं, वो आपको देख लेना चाहिए। ये देखो, इसमें सब रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहे हैं वो सब स्मॉल आर है, वो थोड़ा ध्यान में रखना, ऑल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो, सपोज ए से सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ए और सी के बीच में, ठीक है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे अज्यूम करो कि ए पॉइंट है ना, यहां से करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है, देखो मैंने फिलहाल इसको आई लिखा है, दिख रहा है ना, बाद में मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, फिलहाल मैंने आई लिखा है, बाद में इसको चेंज करूंगा, देखो कैसे चेंज करेंगे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहां से सपोज आई करंट आ रहा है, जब आई करंट ए पॉइंट पर पहुंचेगा ना, ठीक, अब अब आप किसी को डाउट आ सकता है आई करंट कहां से आ रहा है, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो ये बैटरी कनेक्ट कर दो तो भी चलेगा, तो ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी, तो करंट है बैटरी से आ रहा है। डू यू फील ए पॉइंट पर आके वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा ना, ध्यान से देखो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, बराबर। अभी तीनों पार्ट्स में जो स्प्लिट होगा, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे देखो, ये तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे कि तीनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे, वो हमको डिसाइड करना पड़ता है। देखो क्या होगा, अगर ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ,
तो जो एक करंट है वो देखो ऐसे जाएगा, ए से डी जाएगा, फिर डी से सी की तरफ जाएगा, ए टू डी, और फिर डी से सी तक पहुंच सकता है। दूसरा एक करंट ऐसे जाएगा, ए से बी जाएगा और बी से फिर सी जाएगा। दिख रहा है? ये दोनों जो पाथ है ना, एक पाथ आप देखो एडीसी, और दूसरा पाथ देखो एबीसी। सी एडीसी एंड सी द एबीसी, आर दे इक्वल पाथ्स? इक्वली लंबे हैं क्या दोनों? इक्वली है पाथ्स एडीसी और एबीसी? यस। तो इसके लिए पता है क्या होगा, करंट जो है ना, करंट जो एडी में जाएगा और करंट जो ए बी में जाएगा वो इक्वली जाएगा। सपोज जो एडी में करंट गया ना, एडी साइड जो करंट गया वो एक्स है, तो ए बी साइड में भी एक्स करंट जाएगा, तो करंट अभी इक्वल स्प्लिट हुआ। लेकिन जो करंट ऊपर जाएगा, इमेजिन करो कुछ करंट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला जो पाथ है वो काफी लंबा है, ऊपर आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ए टू एफ, एफ टू एच, एच टू ए टू ई टू एच टू एफ टू बी, काफी लंबा पाथ है ऊपर वाला। ऊपर करंट एक्स नहीं जाएगा, इधर एक्स और एक्स लिखा, ऊपर सपोज वाई गया करंट, ऊपर करंट कितना गया? वाई गया। ठीक है, फिलहाल मैंने वाई लिखा है, मैं इसको बाद में चेंज करूंगा, फिलहाल वाई लिखा है, तो आपका वाई लिखा है, अभी वाई ऊपर आएगा ऐसे। अब एक बात, वाई जो है वो देखो ई पॉइंट पर पहुंचा करंट, ई पॉइंट के बाद करंट वापस दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, दिख रहा है ऐसे? वाई वाला करंट है ना, दो पार्ट में स्प्लिट होगा। ठीक है, अब स्प्लिट तो हो गया, चलो मान लेते हैं स्प्लिट हो गया। वाई स्प्लिट होने के बाद अभी इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट होगा कि अनइक्वल पार्ट में स्प्लिट होगा, वो हमको देखना है। एक बात बताओ, एक पाथ ऐसा है देखो, ई से जी, जी से एफ, एफ से सी, वापस देखो ई से जी, जी से एफ, एफ से सी, और दूसरा एक पाथ ये देखो, ई से एच, एच से एफ, एफ से सी। क्या ये दोनों पाथ इक्वल है क्या? ये वाले पाथ देखो ऐसे, यस इक्वल है। तो इसलिए पता है यहां पे वापस करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वापस ही इक्वल स्प्लिट होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए काम करो ना, ये जो ऊपर आपने करंट लिया ना, ऊपर कितना करंट जा रहा है? वाई लिया ना आपने, उसको 2y कर देते हैं, 2y गया है सपोज ऊपर, वो यहां पे जाके स्प्लिट हो गया इनटू y एंड y, y और y में स्प्लिट हो गया। 2y लेके उसको y कर दिया। ठीक है, अब देखो y करंट यहां पे आएगा, कहां पहुंचेगा? जी पॉइंट पर पहुंचेगा। ठीक है, जी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये जो y करंट है ना, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, एस से और एस से। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सर हमको कैसे पता ये यहीं पे स्प्लिट होगा? हो सकता है कि करंट नीचे से ऊपर आता हो, यहाँ पे ऐड हो जाए, इतना मतलब कैसे पता ये सब स्प्लिट होगा ऐसे? देखो कुछ हम हमारे अपने अजम्पशन से हमको चलना है, लेकिन आपके अजम्पशन थोड़े बहुत राइट होने चाहिए। ठीक है, ये बराबर अजम्पशन चल रहे हैं, डोंट वरी। यहां पर आने के बाद जी के बाद स्प्लिट होगा ऐसे y/2 और y/2 में। ठीक है, देख लो एक बार, y/2 में स्प्लिट होगा। अब देखो ये y/2 नीचे आ रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर करंट जाएगा, यहां से देखो x आ रहा है और ऊपर से y/2 आ रहा है, यहां पर जाएगा x प्लस y/2 और ये सी तक पहुंचेगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? डोंट वरी, इतना ही है, दिस मच कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर, बस इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया ना वो थोड़ा समझो। तो ये आपने जो आई लिखा है ना, आई आपने टोटल करंट लिखा है, टोटल करंट पता है अभी कितना लिखूंगा मैं? टोटल करंट में लिखूंगा एक्स, एक्स और ये वाई नहीं था, ये 2y था। इसे टोटल करंट कितना हो गया? 2x प्लस 2y हो गया ना, टोटल करंट इतना हो गया। थोड़ा डायग्राम को समझो, हाँ? चाहे तो उसका फोटो ले लो और बाद में आप इसको एक एक करके समझना कैसे किया सर ने। ठीक है, अब एवरीबडी नोस किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, ए से चालू करके मैं वापस ए पर आ रहा हूँ। देखो चलो किरचॉफ लॉ लगा दें, पहले ए से डी जाओ, ए से डी। जब आप ए से डी जाओगे ना, आपको ये लेना होगा माइनस एक्स इंटू स्मॉल आर। ये माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखा है मैंने, माइनस आई आर लिया है मैंने। फिर आप डी से सी जाओ, गो फ्रॉम डी टू सी, तब कैसे माइनस एक्स प्लस y/2 इंटू स्मॉल आर। सी तक आ भी गए आप लोग। सी के बाद ऐसे नीचे से बैटरी से जाओ तो प्लस ई होगा,
और वापस आप ए तक आ जाओगे, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये किरचॉफ लॉ लगाया हुआ है, प्लीज इसको खुद समझो। दिस इज किरचॉफ लॉ बेसिकली। सो इसमें देखो थोड़ा सा अगर उसको सॉल्व करें तो यहाँ पर माइनस एक्स आर है, और यहां पर भी देखो माइनस एक्स आर अंदर बनेगा, इट्स माइनस 2 XR। उसके साथ साथ माइनस y/2r है प्लस e इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आपको एक फॉर्मूला बनेगी E इज इक्वल टू, इसको आप उधर शिफ्ट करो, आपकी फॉर्मूला बनेगी E इज इक्वल टू 2x प्लस y/2 टाइम्स स्मॉल r। देखो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, इजीली बनेगी। किरचॉफ लॉ लगाना है इस फॉर्मूला में, ए से डी, डी से सी और वापस ए। सो आई होप ये क्लियर है। चाहे तो वापस बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना और बाद में इसको समझना बैठ के आराम से, भले नोट मत करो तो भी चलेगा, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखो इमेजिन करो कि ये हो गया, अभी यहां तक इक्वेशन हो गई। अब इमेजिन करो कि अगर ये जो पूरा क्यूब है ना, इस पूरे क्यूब को हटा के हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, इस पूरे क्यूब को हटा के हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। ये जो पॉइंट ए एंड सी है ना, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वाली। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगी ना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है कि अगर आप नीचे सेम बैटरी कनेक्ट करोगे, जो आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया ना, ईएमएफ ई है उसका, सेम बैटरी कनेक्ट किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है कि सेम बैटरी से वो सेम करंट लेगी जैसे ये ले रहे थे। यहां पर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था, 2x प्लस 2y फ्लो हो रहा था, याद है। यहां पर भी 2x प्लस 2y ही फ्लो होगा, सेम करंट विल कैरी, 2x प्लस 2y ही कैरी करेगी ये, ठीक है। 2x प्लस 2y ही कैरी होगा। ओके सो अभी देखो ये डायग्राम देखो, इसमें अगर आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, देखो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट 2x प्लस 2y। लिख रहे हैं? तो इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्लियर? अब देखो इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वल ले सकता हूं ना, राइट हैंड साइड इक्वल टाइम्स स्मॉल आर इक्वल टू 2x प्लस 2y टाइम्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक सेकेंड, 1 सेकेंड, करंट यहाँ पे स्प्लिट हुआ था ना, एक सेकेंड ना, स्टूडेंट अभी ये इक्वेशन तो बन गई हमारी। प्रॉब्लम ये है कि इसमें x और y भी दोनों अननोन है ना, उसको सॉल्व करने पे आई थिंक कैपिटल R मिलेगा नहीं इक्विवेलेंट, एक और इक्वेशन हमको लगेगी, वी नीड वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व दिस, ठीक है। एक बार और केवीएल लगा देते हैं ना, ठीक, एक बार मैं और केवीएल लगा देता हूँ। सी ए पॉइंट से स्टार्ट करके ए डी सी बी ए क्लोज पाथ में लगा देते हैं एक बार और केवीएल। एक बार और केवीएल आप लगाओगे ना तो देखो यहां से जाओ, इट विल बी माइनस एक्स इंटू आर, ए से जाके वापस ए पर ही आना है, माइनस एक्स इंटू आर, फिर यहां पे जाओ
इट इज माइनस x प्लस वाई बाय 2 इंटू आर। फिर आप इधर इधर आ जाओ, इधर ऐसे, मतलब ये जाने के बाद इधर आएंगे, इधर ऐसे। तो जब ऐसे आओगे ना, ऐसे इधर, ये रेजिस्टेंस तो स्मॉल आर है, इसमें पता है करंट कितना होगा? इसमें भी करंट यही होगा, x प्लस वाई बाय 2 ही होगा इसमें भी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। स्टूडेंट एक काम करो, मैं आपके ऊपर थोड़ा छोड़ता हूँ, यहां तक आप नोट कर लो, करेक्ट है ये एकदम। इसके बाद क्या करो, लूप्स में आप कोई ना कोई लूप लेना होगा, टाइम थोड़ा कम है, मैं इसके लिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। कोई एक लूप आप ले लेना, उसमें से आप क्या करना, लूप में आप केवीएल लगाओगे ना, तो आप ट्राई करना y को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x। ट्राई टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। एक बार अगर y मिल गया इन टर्म्स ऑफ x, वही चाहिए, तो यहां पे आप डाल देना y को इन टर्म्स ऑफ x। तो दोनों साइड देखो x ही बचेगा, फिर दोनों साइड x होगा तो x कैंसिल हो जाएगा। करना क्या है कि y को भी लाना है इन टर्म्स ऑफ x। एक बार वो हो गया तो y को डाल देना, दोनों साइड से x कैंसिल हो जाएगा। वो हो गया तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। हिंट दे दिया मैंने, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, टाइम लग जाएगा इसमें। आप इसके बाद थोड़ा खुद थोड़ा अभी सोचो और करो उसको, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आप एक केवीएल लगाना एंड ट्राई टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, एक लूप से नहीं मिला तो दूसरा लूप ट्राई करके देखना, किसी ना किसी लूप में मिलेगा आपको। सर पहले जो आपने केवीएल लगाया था वो आपने क्लोज लूप में नहीं लगाया था शायद। क्लोज लूप में लगाया ना बेटा, ए से स्टार्ट करके मैं डी पे गया, डी से फिर सी पे गया, मैं ये ए टू डी, डी टू सी, और फिर मैं नीचे वैसे बैटरी से गया ना, ऐसे वापस ए पे आ गया। हाँ, ओके। ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक और केवीएल लगाओ कहीं पे और x को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y। मतलब या y को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x, वो y यहाँ पे पुट कर देना। थोड़ा इसको अभी एज अ असाइनमेंट आप खुद ट्राई करो थोड़ा एंड गेट द आंसर। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप बोलो, मैं करके देता हूँ फिर। अमन क्या डाउट है? माइक ऑन करके पूछ। नो सर, नथिंग। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने दिखाया ना यहाँ पे वो एकदम सही है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो सिर्फ। ट्राई टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, बाय अप्लाइंग केवीएल। केवीएल के अलावा आप कुछ और अप्लाई नहीं कर सकते, केवीएल ही लगाना है, ठीक है। सो ये देखो, ये आपका तीनों साइड्स में रेजिस्टेंस ये वाली आती है, ठीक है। सबसे इजी पहले वाली है, पहले वाली सबसे इजी क्यों है? पहले वाले में उसमें करंट जब ए पॉइंट पर आएगा ना, करंट तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए वो इजी है सबसे। क्लियर? चलो एक काम का स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा है एक एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ये एज अ प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, आप इसको पहले नोट कर लो। ये होमवर्क है, कल तक आप इसको ट्राई करके लाओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट होमवर्क है, ट्राई इट टिल टुमारो। इजी है, एक से बहुत हार्ड नहीं है ये। ये होमवर्क है, प्लीज ट्राई करके आओ उसको घर से। डन विथ इट। आंसर भी दिया हुआ है, 1.875 है, ये कैसे है वो आप ट्राई करो उसको, हाउ डज इट कम्स, ठीक है। स्टूडेंट अभी भी आपकी कॉलेज स्टार्ट है क्या कि बंद है अभी, कॉलेजेस के लेक्चर्स वगैरह? तो कॉलेज बंद, लेक्चर चालू है। वाह, क्या आंसर दिया है। वो मुझे मालूम है कॉलेज बंद है, पता है कोरोना में बंद ही है वो मालूम है मुझे। लेक्चर्स चालू है मतलब, वही बोल रहा सर था। चालू है कभी टाइमिंग क्या होता है? सर, 10 o'clock से रहता है 2:30 तक।
अटेंड करते हैं सब लोग कंपलसरी? ठीक है। सर कुछ कुछ करते हैं। ठीक है। अमन का आफ्टरनून में रहता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम कैसे दे रहे हैं आप लोग? आकांक्षा सिंह एग्जाम भी हो रहा है। आकांक्षा एग्जाम कैसे चालू है? सर एमसीक्यू मॉडल में रहता है। तो बच्चा घर से कॉपी भी कर सकता है ना, वो तो नहीं? सर वो उन लोग बहुत खतरनाक देते, ऐसे टेक्स्ट बुक का सब नहीं देते। अच्छा मैथ्स थोड़ा ये रहता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब ठीक है। अच्छा, ओके। इस साल तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया हमारा एजुकेशन का। आई थिंक, आई होप दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएंगे लेक्चर, शायद बोल रहे हैं सर, न्यूज में तो आया है आफ्टर दिवाली इट विल स्टार्ट ऑफलाइन लेक्चर्स। ऑफलाइन अच्छा होता है, ऑनलाइन ठीक है? कौन सा अच्छा रहता है? सर ऑनलाइन छुट्टी भी दी है दिवाली की। ऑनलाइन छुट्टी भी दी है, बालाजी बोल रहे हैं ऑनलाइन अच्छा होता है। भाई टीचर्स को, हमको तो नहीं अच्छा लग रहा है ऑनलाइन, सामने सामने पढ़ाने में अच्छा रहता था। फॉर द टीचर्स ऑफलाइन ही अच्छा है, टीचर्स को तो भाई अच्छा लगता है ऑफलाइन। कम से कम बच्चे दिखते तो हैं कौन क्या कर रहा है, इधर कोई दिख ही नहीं रहा है कौन क्या कर रहा है। हाँ, ऑफलाइन ही अच्छा ना। इवन आपको पता है जब हम पढ़ाते हैं वी आर स्ट्रगलिंग, मतलब मजा नहीं आता है पढ़ाने में। वी आर जस्ट एनी हाउ मैनेजिंग, क्योंकि टाइम कम है, कराना तो है। ये जस्ट मैनेजिंग, ठीक है। सामने सामने पढ़ाने में ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, जो भी है। अच्छा, बालाजी ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, ठीक है, अभी बोल रहे ऑफलाइन ही अच्छा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक, अभी थोड़ा सा और मैं थियरी समझा देता हूँ। नेक्स्ट है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पीडी में डिफरेंस जो होता है। सी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है एक बार देख लो। आई एम श्योर इसमें डाउट तो होगा, जो भी डाउट है मैं क्लियर करता हूँ। अब एक बार देख लो, फिर भी इसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही है आप बोलो, आई विल एक्सप्लेन दैट। इसमें ध्यान देना, एक स्मॉल वी है, स्मॉल वी, और एक बड़ा वी है, दोनों में फर्क है। ध्यान से देखो, ये स्मॉल वी है ना, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो कैपिटल वी है ना, कैपिटल वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एवरीवेयर वही चीज है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, स्मॉल वी और कैपिटल वी को। पूरा देख लो और जो डाउट है बोलो। सर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का बताओ ना, व्हाइल डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग। हाँ ठीक है, वो बताता हूँ। ठीक, उसके अलावा उससे पहले कुछ है तो देखो सब लोग बताओ। वो ठीक है, मैं करता हूँ, डिस्कस करूंगा। ओके, सबने देख लिया? लास्ट जो वोल्ट मीटर वाली पॉइंट है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वोल्ट मीटर वाली जो पॉइंट है, ठीक है। सो आई होप वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है टीपीडी, वो छोड़ के बाकी क्लियर है ना? ठीक है, चलो तो लास्ट वाले जो लास्ट की पॉइंट्स है वो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अभी ये जो, अब देखो अपनी यहाँ पे देखो, ये जो सर्किट है ना, इसमें ध्यान से देखो, इस सर्किट में ये जो सेल है
सेल इज प्रोवाइडिंग द करंट, ये सेल है ना वो करंट प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस सर्किट में जो सेल है ना वो डिस्चार्जिंग हो रहा है, सेल यूज हो रहा है ना यहाँ पे, इट्स अ डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। तो देखो ये डिस्चार्जिंग है। वाइल डिस्चार्जिंग हमने अभी, जैसे आपको मालूम होगा कि ई माइनस आई आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे है वो देखो, अगर आप मैं इसमें बोलूं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है ना, कैपिटल वी देखो, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसी को टीपीडी कहते हैं। तो यहां से देखो ना, यहां से भी आपको आएगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, सुनो। ओके लीव इट, लुक हियर। डिस्चार्जिंग क्या होता है, जो आपका सर्किट आपको अभी दिख रहा था वो डिस्चार्जिंग का सर्किट, दिस इज सर्किट ऑफ डिस्चार्जिंग। इसमें सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे आपको मालूम है स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी, स्मॉल वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मिला के ई होता है। तो इसमें अगर मुझे खाली कैपिटल वी निकालने में इंटरेस्ट है तो वो होगा ई टाइम्स माइनस स्मॉल वी ना। अब स्मॉल वी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू स्मॉल आर, तो ये हुआ कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना ये अक्रॉस एक्सटर्नल, इसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जो ये सेल है ना, सेल की जो एंड पॉइंट्स है, ये देखो ये सेल की दो एंड पॉइंट्स है, इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। वो यही रहता है वी विच इज ई माइनस आई आर। ये कब है, जब डिस्चार्जिंग हो रही है सेल की, दिस इज सर्किट ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो ये रहती है, देख लो कैसे हुआ ये, ठीक है। अब हम लोग चार्जिंग के टाइम पे देखेंगे, वाइल चार्जिंग द सेल क्या होता है। सी लुक एट दिस, सपोज ये एक सेल है, दिख रहा है, ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। लेकिन अभी मुझे क्या करना पता है, ये जो सेल है ना इसका ईएमएफ मैंने नो डाउट ई लिखा है, लेकिन इसका ईएमएफ कम है, काफी कम हो गया इसका ईएमएफ। तो इसकी ईएमएफ को बढ़ाने के लिए इसको चार्जिंग की जाती है। जब आप सेल की चार्जिंग करते हो, चार्जेबल सेल्स आते हैं ना, चार्जेबल, ठीक है। तो जब सेल्स की चार्जिंग होती है ना, मतलब ईएमएफ इंक्रीज होती है। इसको चार्ज करने के लिए, सेल को चार्जिंग करने के लिए क्या करना होता है, इसको और एक बड़े सेल से कनेक्ट किया जाता है ऐसे। ये देखो सपोज काफी बड़ा सेल है ये, इस सेल की ईएमएफ है लेट्स से E1, E1 देखो, E1 एक बड़ा सेल है, इट्स अ बिगर ईएमएफ। अगर बड़े सेल को आप इस छोटे सेल के साथ कनेक्ट करोगे ना, ये स्मॉल सेल है, स्मॉल ईएमएफ है। तो जब बड़े सेल को छोटे सेल के साथ कनेक्ट करते हो ना ऐसे, जैसे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ अदर एंड नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट होना चाहिए। देखो ऐसा करने पे पता है क्या होता है, जो ये स्मॉलर सेल है ना वो चार्जिंग चालू हो जाती है स्मॉलर सेल की, चार्जिंग विल स्टार्ट। अब देखो होगा क्या, ये जो बड़ा सेल है ना वो ऐसे करंट प्रोवाइड करता है, ऐसे ऐसे करंट मिलता है। और इससे क्या होता है, जो छोटा सा सेल है ना, स्मॉल सेल है, उस पे चार्जेस डिपॉजिट होने लगते हैं, तो उसकी चार्जिंग होने लगती है बाय दिस प्रोसेस। अगर एकदम सिंपल तरीके से बताऊं तो ऐसे देखो, नीचे वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, नीचे वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू अपर पॉजिटिव टर्मिनल, तो चार्ज जो है ना वो नीचे से ऊपर फ्लो होगा, तो उससे ऊपर का सेल की चार्जिंग होगी। अब देखो ये केस चार्जिंग वाला है, इसमें भी ध्यान से ये देखो प्लीज, ये जो दो पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, मैं आज किरचॉफ लॉ से नहीं कर रहा हूं, किसी अलग तरीके से करा के दिखाता हूं। ये देखो ये जो पॉइंट है ना, लुक एट दिस प्लीज, ये जो पॉइंट है ना, सपोज यहां पर पोटेंशियल इतना है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे ना, देखो ये दिख रहा है ऐसे जा रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल विल ड्रॉप बाय आई इंटू स्मॉल आर, इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आई इंटू स्मॉल आर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ये देखो मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं, ये देखो दिस इज अ पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट साइड, एज यू ट्रेवल टुवर्ड्स राइट पोटेंशियल विल ड्रॉप बाय आई इंटू आर। ये देखो ड्रॉप हुआ ऐसे, अभी इतना हो गया।
अच्छा अभी आप सेल में जाओ, सेल के अंदर जाओ, तो एक बार जब आप ऐसे जा रहे हो, प्लीज लुक एट दिस, जब आप ऐसे जा रहे हो तो आर यू गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ना, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो ना, मतलब आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल और डिक्रीज होगा, हेयर पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय ई। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई ही रहता है, ड्रॉप बाय ई। तो देखो आप जैसे से आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे ना, पहले पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय आई आर, बाद में पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय ई। ओवरऑल कितना डिक्रीज हुआ, ई प्लस आई आर की ई माइनस आई आर की डिक्रीज हुआ ओवरऑल, डिक्रीज बाय ई प्लस आई आर। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि ये चार्जिंग वाला केस है ना, इसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ द सेल, वो होता है ई प्लस आई आर, ऐसे माना जाता है। वाइल चार्जिंग ऐसा है, डिस्चार्जिंग में ऐसा नहीं होता है। ये जो मैंने डायग्रामेटिकल मेथड बताया, मैंने देखो ये ऊपर से स्लैंट लाइन बनाई है, इससे डायग्रामेटिकल मेथड, आई होप ये समझा। अगर यही डायग्रामेटिकल मेथड आपको इसमें लगाना है, डिस्चार्जिंग में, दिख रहा है, इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगाया जा सकता है। अमन क्या डाउट है? सर वहाँ पे वो पोटेंशियल कम हो रहा है तो माइनस ही आएगा ना, इसमें चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में? चार्जिंग में। चार्जिंग में, ये चार्जिंग वाला है। हाँ ये तो इसमें क्या, वापस बोलो क्वेश्चन। सर वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है तो माइनस ही आएगा ना। मैं किरचॉफ लॉ थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं किरचॉफ लॉ नहीं लगा रहा हूँ। देखो मैं किरचॉफ लॉ बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सपोज मैं इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप्स, मतलब डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। पहले वो डिक्रीज हुआ आई आर, और बाद में भी मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल गया तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ बाय ई। तो डिक्रीज हो रहा है वो मैंने डायग्रामेटिकली देखो दिखा है ना, ऐसे देखो नीचे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब ऐसे। तो ओवरऑल जो डिक्रीज हुआ वो हुआ ई प्लस आई आर ना, किरचॉफ लॉ थोड़ी लगाया मैंने, खाली मैं टोटल डिक्रीज फाइंड कर रहा हूँ कि टोटल कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बाय ई प्लस आई आर। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। और लास्ट ये देख लो कि जब सेल ओपन सर्किट में होता है, ओपन सर्किट मतलब ये सर्किट हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो करंट ही जीरो हो जाएगा ना। जब करंट जीरो होता है सर्किट में तब टीपीडी इक्वल टू ई होता है। तो कभी कभी टीपीडी बड़ा होता है, कभी टीपीडी छोटा होता है ईएमएफ से, कभी दोनों इक्वल भी होते हैं। टीपीडी कैन बी इक्वल टू ईएमएफ। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट थी ना वो ये थी कि वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर टीपीडी ऑफ द सेल एंड नॉट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये पॉइंट आप एक काम करो प्लीज, आज नोट कर लो, जो जो पॉइंट आपको लग रहा है इसमें नोट करने जैसी है नोट करो। कल मैं आराम से इस पॉइंट को स्लोली प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा इसको।